हिस्ट्री टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपना कल का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने दो मॉडल थे उसका हमने अध्ययन कर लिया था। पहला है दान प्रतिमान और जो कल हमने जो मॉडल पढ़ाया था जैव केंद्रित प्रतिमान। तो दोनों मॉडल की जो मैंने व्याख्यात्मक रूप से आपको अध्ययन कराया है, उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज हम तीसरा जो प्रतिमान है कार्यात्मक प्रतिमान, उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा हमने ये देखते हैं कि कार्यात्मक प्रतिमान जो है वह नाम से ही जैसे उसको हम परिभाषित करें कि कार्य के ऊपर आधारित मॉडल, यानी कुल मिला के ये है कि यह जो मॉडल है वह असमर्थ बालक जो हैं उनके कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो कार्यात्मक प्रतिमान के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका थोड़ा बहुत परिचय देखते हैं कि जैसे कि जैव केंद्रित जो प्रतिमान जो होता है वह निर्योग्य जो बालक होते हैं उनके जो असक्षमताएं होती हैं उनको पहचानता है और उन पर रोकथाम लगाने की कोशिश करता है। क्योंकि हमने ये देखा था कि जो जैव केंद्रित प्रतिमान है वो इस तरीके से वैज्ञानिक रूप पर आधारित होता है और विज्ञान जो होता है वह तथ्यों को एक साथ इकट्ठा करके उसका क्रमिक रूप से अध्ययन करता है और उसके बाद वो परीक्षण करता है। लेकिन कार्यात्मक प्रतिमान के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो जैव केंद्रित का जो आपके जो मुख्य बिंदु है उससे थोड़ा वो और आगे चलने की कोशिश करता है। आगे चलने की कोशिश कैसे करता है? जैसे कि पहले ऐसे बच्चों की पहचान करना या उनको आइडेंटिफाई करना जो कि असक्षम हैं, जो अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक तरीके से उन दैनिक कार्यों के लिए मोटिवेट करना। और उनको मोटिवेट करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें एक ऐसे प्रतिमान की आवश्यकता होती है जिसको शिक्षक जो है उनका अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य जो है वो निर्धारित जो कर रखे हैं उसको वो प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत जो तीन जो है वो स्टेप आते हैं, यानी चरण आते हैं, यानी सोपान। पहला सोपान होता है पाठ्यचर्या का निर्माण, यानी जो आपके जो करिकुलम जो रहते हैं उसका निर्धारण ऐसे ही किया जाता है जैसे कि NCTE जो है वह हमको ऐसा गाइडलाइन करती है कि सभी जो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो रहती है वो समान नहीं होती है, तो उसी को वो ध्यान में रखते हुए NCF या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसकी उन्होंने निर्माण करा था। उसमें ये देखते हैं कि समाज के प्रत्येक जो छात्र होते हैं वे कहीं ना कहीं दूसरे छात्रों की तुलना में या तो वो अग्रसर रहेंगे या थोड़े बहुत वो पीछे रहते हैं, इसलिए वो उस चीज़ का वो निर्धारण करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे ये समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो उस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो हमारा पेपर जो होता है उसका निर्धारण जो पेपर जो सेटर होता है वो इस तरीके से करते हैं कि वो एक तरीके से 3 कैटेगरी बना देते हैं। एक सरल क्वेश्चन होता है, उससे थोड़ा और कठिन क्वेश्चन होता है, उसके बाद वो अंतिम ज़्यादा कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो ये प्रतियोगिता हो रही है उसमें लगभग तीनों कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो पाठ्यचर्या होती है उसको किस तरीके से निर्माण करते हैं कि जिसके अंतर्गत वह सामान्य और जो विशिष्ट बालक जो रहते हैं वो दोनों ही साथ में मिलकर के अपना अध्ययन का कार्य कर सकें। इसमें शिक्षक का सबसे बड़ा ये कर्तव्य बन जाता है कि जिस तरीके से जो आपका जो शिक्षा विभाग है जिन्होंने पाठ्य जो क्रम है जिसका निर्धारण किया उसको वो सही रूप से समझें। इसके लिए सरकार जो होती है उनके लिए ट्रेनिंग भी देती है, प्रशिक्षण भी देती है, जिससे उनको उस नए कार्य को समझने में थोड़ी परेशानी जो होती है वो उसका वो समाधान कर सकें। जैसे वो ये बताती हैं कि जब आप कक्षा में जाएंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी की जो है वो बालक आपको मिलेंगे, तो आपको उनके अनुसार किस तरीके से उनको पढ़ाना होता है। दूसरा है सामान्य कक्षा में शिक्षा पर बल देना। तो सामान्य कक्षा यानी जो आपकी नॉर्मली जो कक्षा होती है उसमें हम किस पे बल दे रहे हैं? शिक्षण पे बल दे रहे हैं।
तो शिक्षण पे बल देने का मतलब क्या हो गया कि ये इसमें हम जो हमारे जो सब्जेक्ट है कौन सी समावेशी, तो समावेशी यानी सभी वर्ग के बच्चों को एक ही कक्षा में समावेशित करना। जैसे मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि इसमें दो प्रकार की कैटेगरी होती है, सामान्य और विशिष्ट बालक। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सामान्य बालक जो होते हैं उनके साथ ही हम विशिष्ट बालकों को सामान्य शिक्षण दिया जाता है। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। ठीक है, ये नहीं कि आप केवल अपनी पाठ्य योजना इस तरीके से तैयार करें जिसमें केवल सामान्य जो बालक होते हैं वही अपना अध्ययन कर सके, और जो बाकी के जो बालक होते हैं जो कम या औसतन जो हैं वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझ पाते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दें और आप जो है अगले टॉपिक पर बढ़ जाएं। ठीक है, अध्यापक का ये कार्य होता है कि पाठ्य योजना तैयार करे, उसके बाद उसको प्रस्तुत करे, प्रस्तुत करने के बाद उसके वह कक्षा में जो उपस्थित छात्र हैं उससे वो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ले, उसके बाद वह उनका निर्माण करे, तो आगे की पाठचर्या का है वो निर्माण करता है। तीसरा होता है आपका सोपान सामाजिक कौशल और तकनीकी का सफल प्रयोग। जैसे कि हम ये देखते हैं कि आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है बीएड की, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से अध्यापक जो है समाज में रहते हुए अपना जो कार्य है वो सही रूप से भली भांति कर सके। तो समाज के अंतर्गत विद्यालय भी आता है, तो विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षक जो होता है वो एक तरीके से प्रेरणा का स्रोत होता है। उसमें ये देखा जाता है कि शिक्षक जो है वो अपने अध्यापन के लिए कितना जो है वो तकनीक पर निर्भर करता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो आपका था आईसीटी का जो पेपर था वो इसलिए ही कंबाइन करा था कि जो अध्यापक है वह अपने कौशलों का अधिक से अधिक विकास करते हुए अपने जो कंटेंट है विषय वस्तु है उसको सही रूप से और सरल रूप से अधिक और सभी वर्ग के बच्चों को वो समझा सके। इसीलिए इसके अंतर्गत हमने तकनीकी का उपयोग किया। इसमें अलग वो है तो जो है पॉइंट सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के लिए इसलिए आवश्यकता होती है कि जो बालक जो होता है वो एक तरीके से अवयस्क होता है, जिसको वयस्क जो है वयस्क होने की जो पीढ़ी जो होती है वो विद्यालय के अंतर्गत ही चलती है। प्रारंभिक रूप से जो उसकी नींव जो होती है उसके परिवार में जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन उसका जो मजबूत जो रहता है, मजबूती जो प्रदान करता है वो उसका विद्यालय और उसमें उपस्थित जो भी जो आपके अध्यापक जो अध्यापिकाएँ होती हैं वे कार्य करते हैं। तो सामाजिक कौशल के अंतर्गत जो है बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे वह एक दूसरे का सहयोग कर सकें समय आने पे, या वह एक दूसरे का वो हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसके जो 3 प्रतिमान हो गए, आप वो 3 स्टेप हो गए हैं। पहला है पाठ्यचर्या का निर्माण, दूसरा है इसमें सामान्य कक्षा में शिक्षण पर बल देना, और जो तीसरा है सामाजिक कौशल और तकनीक का सफल प्रयोग। फिर हम इसमें देखते हैं इस मॉडल के अंतर्गत जो ये मॉडल तैयार किया गया है वह जो है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसके लाभ क्या हैं कि इसका मॉडल का हमने निर्माण किया। पहला मॉडल जो है कार्य कौशलों का विकास करना, कार्य कौशल यानी वही सामाजिक कौशल, तो कार्य कौशलों का निर्माण करना, जिसमें हम ये देखते हैं जो शिक्षक जो है अपने कार्य को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, इम्प्रूव वो जितना करेगा उतना ही वह अपने विद्यालय में या विद्यालय के अंदर जो जिस कक्षा में वो पढ़ा रहा है वह अपने बच्चों के सामने सफल हो सकता है। सफल बनने के लिए उसको ये नहीं कि उसको कोई मेडल मिलेगा, बस ये कि जिस कार्य के लिए जिस फील्ड को उसने चुना है उस फील्ड का या उस क्षेत्र का वो सही रूप से निर्वाहन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि शिक्षक जी जो रहता है वह बच्चों को एक तरीके से भावी राष्ट्र निर्माता के रूप में देखता है। तो उसका सबसे बड़ा दायित्व क्या बन जाता है कि वो अपने कार्य के कौशलों को इस तरीके से विकास करे जिससे वह अपने जो पाठ्य योजना है उसको वह सही रूप से प्रस्तुत कर सके। आपने जो आपके जो बालक बालिका होते हैं उनके समक्ष। दूसरा है इसमें विद्यालयों के कार्य प्रणाली में सुधार। जैसे कि कार्य प्रणाली जो होती है, यदि हम परंपरावादी विद्यालय है उनकी बात करते हैं कि सामान्य जो अध्यापक होता है वो कक्षा में आता है, अपने श्याम पट्ट पे कुछ पॉइंट लिखता है, उस पॉइंट को वह डायग्राम के माध्यम से या व्याख्यात्मक रूप से उसको समझाता है। समझाने के बाद फिर
कक्षा में उपस्थित बालकों से पूछता आपको समझ में आया, समझने के बाद फिर वो आगे का टॉपिक वो बढ़ा देता है। लेकिन इसमें ये क्या है कि कार्य प्रणाली में सुधार करना। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कुछ सालों में जो भी आपकी शिक्षा है उसमें तकनीक को जोड़ करके उन्होंने अपनी जो कार्यशैली है उसको उन्होंने इम्प्रूव किया है। कार्यशैली जितनी इम्प्रूव होगी उतना ही विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार होता है। अगला जो तीसरा पॉइंट है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। प्रजातांत्रिक गुणों का जो विकास होता है उसमें ये देखते हैं कि जो विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षक और बालक व बालिकाएं होती हैं उनमें एक तरीके से लोकतांत्रिक गुणों का वो विकास करते हैं। लोकतांत्रिक गुणों के अंतर्गत हम सामुदायिकता, सहभागिता, दया, परोपकार या एक दूसरे के सहयोग की भावना जो है उसमें हम निर्माण करते हैं विद्यालय के अंतर्गत। जितना आप अधिक प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करेंगे तो जो बालक या बालिका हैं जिनको अपना आगे का जीवन जो है वो निर्मित करना है, उसमें सफल होना है, तो उसमें वह अपना जो है अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो कार्यात्मक प्रतिमान का जो मॉडल है उसको व्याख्यात्मक रूप से समझाया। आने वाली जो क्लास है उसमें आपका एक अंतिम जो है वो मॉडल रह जाएगा, उसको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।